गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का बिजनेस का चैप्टर थर्ड, प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। आज का हमारा टॉपिक है इस वीडियो में चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पब्लिक सेक्टर क्या है। प्राइवेट सेक्टर के बारे में भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम जो स्पेशली डिस्कस करेंगे वो पब्लिक सेक्टर के रोल का, कि पब्लिक सेक्टर ने आज़ादी के बाद इस देश के अंदर, इस देश के डेवलपमेंट के लिए क्या रोल प्ले किया है, क्या चेंजेस लेकर आया है, ये हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो जिस समय हमें आज़ादी मिली थी उस समय देश के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट की ज़रूरत थी। स्पेशली अगर हम ध्यान दें तो हमें कुछ चीज़ों पर फोकस करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वो हैं, नोटिस करें, एक तो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी और रीजनल इम्बैलेंस। क्योंकि जब हमें आज़ादी मिली थी तो आज़ादी मिलने के बाद जब अंग्रेज़ इस देश को छोड़ कर गए तो हमारे सामने कुछ समस्याएं जो सबसे ज़्यादा खड़ी हुई थी वो यही थी। एक, हम गरीबी से जूझ रहे थे देश के अंदर, अनएम्प्लॉयमेंट, रोज़गार की समस्या थी, लोगों को शिक्षा देने की बहुत ज़रूरत थी, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी, और रीजनल इम्बैलेंस, कुछ स्टेट, कुछ शहर, कुछ गांव बहुत आगे थे, वहीं अगर हम दूसरे तरफ देखें तो बहुत सारे गांव, शहर, बहुत सारे एरिया हमारे ऐसे थे जो बहुत पिछड़े थे, जहां डेवलपमेंट ना के बराबर था। इसके बाद तो हमें इन सभी जगह पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ज़रूरत थी। अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल भी इच्छुक नहीं था कि गवर्नमेंट सेक्टर के साथ हाथ मिला के काम करने के लिए या इंडिविजुअली आगे आकर कोई स्टेप लेने के लिए, क्योंकि जिस समय आज़ादी मिली थी सब कुछ डिसबैलेंस था, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तो प्राइवेट सेक्टर किसी भी फील्ड में इसलिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अमाउंट, ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, और उस समय जो देश का डेवलपमेंट था बहुत स्लो था। तो प्राइवेट सेक्टर को रिटर्न जो चाहिए, क्योंकि हम लोग अक्सर हाई रिटर्न की उम्मीद करते हैं कि हम जब पैसा लगाए तो हमें जल्दी से जल्दी हमारा पैसा रिकवर हो सके, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी यहाँ अनडेवलपमेंट की वजह से पैसा रिटर्न नहीं होना था जल्दी। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर ने बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो फिर ये जिम्मेदारी हमारे पब्लिक सेक्टर ने ली कि हम देश का डेवलपमेंट करेंगे। तो गवर्नमेंट ने इस सेक्टर को आगे बढ़ाया। गवर्नमेंट ने किस तरीके से इसे आगे बढ़ाया, ज़रा देखते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, क्योंकि हमें जब भी किसी फील्ड में आगे जाना है तो उसके लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, एक टारगेट का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, जैसे बॉडी का संतुलन तभी बना हुआ जब उसके अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है, हमारा स्केलेटन, तो हमारी पूरी बॉडी उस पर टिकी हुई है। तो इसी तरीके से देश के डेवलपमेंट के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी। देश की में बहुत सारी सर्विस की उस समय ज़रूरत थी। वो कौन कौन सी सर्विस और चीज़ों की ज़रूरत थी वो ज़रा देखते हैं। सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देश के अंदर ऐसी संस्थाओं की ज़रूरत थी जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें। बैंक्स, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, ये वो सर्विस थी जो बेसिकली हमें इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमने फोकस किया वो हमने, मतलब प्राइवेट सेक्टर ने नहीं, पब्लिक सेक्टर ने जो नेक्स्ट फोकस किया वो किया पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, की देश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हैं वो बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ख़राब हालत में है। प्राइवेट सेक्टर डिड नॉट शो एनी इनिशिएटिव, प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल भी कोई एक्शन नहीं लेना चाहता, कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था हैवी इंडस्ट्री में। तो इस वजह से पब्लिक सेक्टर ने इन सारी चीज़ों पर फोकस किया, ये बेसिक रिक्वायरमेंट थी, और इसको देखकर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ने कुछ इन्वेस्टमेंट किए इस तरीके से। देखते हैं, प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर टू द कोर सेक्टर। सबसे पहले पब्लिक सेक्टर ने कोर सेक्टर में अपना पैसा लगाया। कोर सेक्टर की अगर हम बात करें तो उसमें था स्टील प्लांट, सिविल एविएशन, और हमारा थर्ड है रेलवेज। ये तीन ऐसे सेक्टर थे जहां सबसे ज़्यादा पैसा लगाया गया, और इससे देश के डेवलपमेंट में हमें बहुत सहायता मिली। स्टील प्लांट, जो कि हम सभी जानते हैं, आज भेल और सेल दो बड़ी संस्थाएं इंडिया के अंदर वर्क कर रही हैं। सिविल एविएशन, हमारे हवाई यात्राओं की ज़रूरत थी, हमारे पास जहाज़ों की रिक्वायरमेंट्स थी। रेलवे सिस्टम बहुत अच्छा नहीं था,
तो ये 3 हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट थी। इसके अलावा नॉन कोर सेक्टर की अगर हम बात करें तो प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर टू एरियाज लाइक, हमें फर्टिलाइजर की, फार्मास्यूटिकल और पेट्रोकेमिकल्स, इन 3 की और बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स थी, क्योंकि हम सभी जानते हैं हमारा जो देश है वो गांव पर निर्भर है, 90% गांव थे, तो फर्टिलाइज़र की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसके लिए हम विदेशों पर निर्भर थे। फार्मास्यूटिकल, हम दवाइयों के लिए भी विदेशों पर निर्भर थे। पेट्रोकेमिकल्स, प्राकृतिक गैस या पेट्रोल से बनने वाले पदार्थों के लिए भी हम विदेशों पर निर्भर थे। तो इस निर्भरता को ख़त्म किया जाए और आत्मनिर्भर निर्भर बना जाए, तो उसके लिए भी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर ने वर्क किया। इसके बाद आगे देखें तो कुछ और भी ऐसे एरियाज थे जहां हम फ्यूचर में इन्वेस्ट करने जा रहे थे, वो हैं होटल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जिसके तहत एक स्टेप बाय स्टेप पब्लिक सेक्टर ने अपने कदम उठाए और देश के डेवलपमेंट को आगे लेकर आए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो रीजनल बैलेंस की जो हम बात कर रहे थे, देश के अंदर रीजनल बैलेंस नहीं था, जो बैकवर्ड रीजन्स थे उनको किस तरीके से आगे लाया जाए इसके बारे में सोचा गया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर यहाँ भी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था किसी भी बैकवर्ड एरियाज में फैक्ट्री लगाने के लिए, क्योंकि बैकवर्ड एरियाज में फैक्ट्री लगाने का मतलब था हैवी इन्वेस्टमेंट और लेस रिटर्न। दैट्स व्हाई दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट देयर कैपिटल इन बैकवर्ड एरियाज। सो नाउ पब्लिक सेक्टर invest the huge capital in backward regions या backward areas. The government is responsible for developing all regions. तो गवर्नमेंट ने ये जिम्मेदारी ली इन रीजन्स को आगे लाने की, इन स्टेट को आगे लाने के लिए। गवर्नमेंट ने अपनी सारी फैक्ट्रियाँ बैकवर्ड एरियाज में ही स्थापित की। जैसे कि हम देख सकते हैं, अगर सेल की बात करें तो सेल जब बनाया गया था तो उस समय वो एरिया बहुत अनडेवलप्ड था, लेकिन वहाँ से लोगों को रोज़गार मिला। और आज हम देख सकते हैं कुछ एरिया जहाँ पे गवर्नमेंट अपने सेक्टर ओपन किए, चाहे वो भेल हो, सेल हो, बोकारो हो या कुछ डैम हैं हम देखते हैं, तो उसके बाद उन एरियाज का बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ। इसके लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं, गवर्नमेंट ने जो 4 स्टील प्लांट्स लगाए वो चारों ही बैकवर्ड एरियाज में लगाए थे, और आज हम चारों बैकवर्ड एरियाज को देख सकते हैं, दे आर फुली डेवलप्ड। नेक्स्ट जो स्टेप था इकोनॉमीज ऑफ स्केल। प्राइवेट सेक्टर की अगर हम यहाँ बात करें, रिक्वायर टू एस्टेब्लिश लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। प्राइवेट सेक्टर बड़ी इंडस्ट्री तो लगाना चाहता था, जिस तरह से लाइक तो पावर प्लांट लगाना चाहता था, नेचुरल गैस या पेट्रोलियम इंडस्ट्री, इन फील्ड में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार था। लेकिन उनके सामने कुछ समस्याएं थी कि यहाँ एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना था, जिसके लिए उन्हें पब्लिक सेक्टर की हेल्प की ज़रूरत थी। बहुत सारे सोर्सेज नहीं थे प्राइवेट सेक्टर के पास, तो उन सोर्स के लिए भी पब्लिक सेक्टर्स की ज़रूरत थी, जैसे रेलवेज, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर को माल मंगाना है तो माल मंगाने के लिए रेलवे सिस्टम चाहिए था, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए था, पैसा भेजने के लिए बैंक सिस्टम चाहिए था। तो दैट्स वाई यहाँ पर आकर प्राइवेट सेक्टर जो था विदाउट पब्लिक सेक्टर के आगे नहीं बढ़ सका। तो यहाँ पब्लिक सेक्टर का ही ये रोल था कि वो प्राइवेट सेक्टर को आगे लेकर आई, क्योंकि अगर रेलवे, बैंक अगर ये नहीं पब्लिक सेक्टर ने स्टार्ट किए होते तो आज प्राइवेट सेक्टर का डेवलपमेंट होना बहुत ही मुश्किल था। इसके अलावा जो अगला स्टेप उठाया गया वो ये था कि चेक ओवर कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। देश के अंदर ये चेक किया गया कि जो इकोनॉमिक पावर है, अगर हम ध्यान से देखें तो वो कुछ हैंड्स में ही थी, कुछ जो पर्टिकुलर लोग थे जिनके पास पैसा था। तो अगर हम देखें देश के अंदर गिने चुने लोग थे जिन्हें हम रिच और पैसे वाला व्यक्ति कह सकते थे, लेकिन वो उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। तो इसके लिए भी एक पॉलिसी बनाई गई कि जिससे जो पैसा है उसका एक सर्कुलेशन बना रहे, वो एक जगह इकट्ठा ना हो, क्योंकि अगर वो पैसा एक जगह इकट्ठा रहेगा तो उससे देश का डेवलपमेंट नहीं होगा। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख के LIC बनाई गई, शेयर मार्केट खोला गया और भी ढेर सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खोले गए, जिससे कि लोग अपना पैसा बैंक्स में, शेयर्स में और इंश्योरेंस में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सके, तो मनी का सर्कुलेशन बना रहे और पैसा देश के डेवलपमेंट में काम आए।
इसके बाद आगे देखें, नेक्स्ट देखते हैं इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अगला स्टेप ये उठाया गया कि हम जिन जिन चीज़ों के लिए विदेशों पर निर्भर थे, मतलब हमारे देश में जिन जिन चीज़ों का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, तो उन चीज़ों का देश के अंदर प्रोडक्शन किया जाए, क्योंकि वो सारी चीज़ें विदेशों से मंगाई जा रही थी, तो हमारा बहुत सारा पैसा इन पर खर्च हो रहा था। तो बहुत बड़ा अमाउंट हम इन चीज़ों पर खर्च कर रहे थे। जैसे हैवी मशीनरी जो हमारे देश में नहीं बन रही थी, हम उन्हें विदेशों से इम्पोर्ट कर रहे थे। मोर ओवर मैनी public sector companies like STC, NTPC played an important role in expanding export of the country। ये वो बड़ी कंपनियां थी जिन्होंने एक्सपोर्ट का काम देश के अंदर किया। पब्लिक सेक्टर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड इंक्रीज एक्सपोर्ट। सबसे अच्छा काम जो हुआ वो ये भी हुआ कि हम लोगों ने वो फैक्ट्रियाँ अपने देश के अंदर डाली जिनकी देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। विदेशों से जो हम गुड्स या मशीनरी या जो भी अदर हमारी ज़रूरत की चीज़ थी हम विदेशों से परचेज कर रहे थे, तो उससे हमारा पैसा, देश का पैसा विदेश जा रहा था, तो वो रुकने लग गया। जब हमने उसके सब्स्टिट्यूशन अपने देश के अंदर खोले, हमने वो सारी फैक्ट्री अपने देश में खोली जिससे हमारा पैसा देश से बाहर जा रहा था। एक काम हमने ये किया और दूसरा काम हमने ये किया कि अपने यहाँ प्रोडक्शन को इतने लेवल तक बढ़ाया कि हम उसे एक्सपोर्ट कर सकें। यानी हमारे देश में जितना कंज्यूमशन था, जितनी डिमांड थी, हमने उससे ज़्यादा प्रोडक्शन पर फोकस किया और जो एक्स्ट्रा था उसको हमने विदेशों में एक्सपोर्ट करना शुरू किया। इसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसी आई, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तो 5 ईयर प्लानिंग बनाई गई थी, उसके तहत काम शुरू किया गया। सब कुछ अच्छा चला, लेकिन दोबारा से अगर 85 की बात की जाए तो 85 के बाद दोबारा से ऐसा फॉल आउट आया कि सब कुछ जो अच्छा चल रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था, वो एकदम से ख़त्म होता हुआ नज़र आया और 7-8 साल के अंदर स्थिति बहुत गंभीर हो गई। डेवलपमेंट एक तरह से रुक गया। जो पब्लिक सेक्टर था, जो काम अच्छा कर रहा था, उसका भी रिजल्ट अच्छा आना बंद हो गया। इस चीज़ को देखा गया, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने फिर से एक अपने आप को रिफॉर्म करने के बारे में विचार किया और 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च की, अपने आप को खुद को रिफॉर्म किया। इसमें जिन चीज़ों पर फोकस किया गया था वो था रीस्ट्रक्चर एंड रिवाइव पोटेंशियल PSUs। मतलब अपना स्ट्रक्चर, जो खुद का स्ट्रक्चर था, उसको दोबारा से बनाया गया। जो सबसे पहले हमने देखा था स्टार्टिंग में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया था, उसको दोबारा से नए सिरे से बनाया गया। और जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी, चाहे वो रेलवे हो या अदर हो, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी, उनको रिवाइव किया गया, जिंदा किया गया। जिस तरह से लाइक उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराई गई, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया जिससे कि वो रिवाइव हो सकें। इसके अलावा उन PSUs को बंद कर दिया गया जिनका रिवाइव होना पॉसिबल नहीं था। कुछ ऐसी संस्थाएं थी जो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में पहुंच चुकी थी, उन्हें जिंदा करना मुश्किल हो गया, तो उनको ख़त्म कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया। इसके अलावा ब्रिंग डाउन गवर्नमेंट इक्विटी इन नॉन स्ट्रेटेजिक PSUs। गवर्नमेंट ने एक नए प्लान के तहत अपने शेयर्स को कम कर दिया गया। जहां पर गवर्नमेंट का 51% शेयर था, उसने अपने शेयर को 26% तक कम कर दिया और प्राइवेट सेक्टर को ओपन कर दिया कि वो आकर हमारे साथ इन्वेस्ट कर सकता है। तो इससे गवर्नमेंट का पैसा काफ़ी हद तक बचने लगा, गवर्नमेंट उसे और काम में लेने लगी और प्राइवेट सेक्टर का रोल भी बढ़ गया, वो आगे आकर इन संस्थाओं को संभालने लग गया। नेक्स्ट, फुली प्रोटेक्टेड इन द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर। इसके अलावा वर्कर को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया गया, वर्कर्स का ध्यान रखा गया, उनके लिए पॉलिसियां बनाई गई। तो ये था पब्लिक सेक्टर का रोल, जिसने देश के डेवलपमेंट में एक की रोल प्ले किया, देश के डेवलपमेंट को आगे लेकर आया। आज जो भी कुछ हम देख रहे हैं इस डेवलपमेंट में गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। तो दोस्तों, आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं जल्द ही। बाय बाय एवरीवन।